दोस्तों नमस्कार। ये सरकार डेड शब्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। इस देश के किसी भी हिस्से से अगर ये खबर आ जाए किसी की मौत भूख से हो गई, तो उस जगह की सरकार, उस जगह का डीएम, उस जगह का बीडीओ, उस जगह की पंचायत और दिल्ली में बैठी सत्ता तक ये मानने को तैयार होती नहीं है कि किसी की मौत भूख से 21वीं सदी में हो भी सकती है क्या। क्योंकि डेड एक ऐसा शब्द है जो मौजूदा सत्ता को डराता है। इसीलिए भूख से मौत नहीं होती, भूख की वजह से जो बीमारियां होती है उसी से मौत होती है। और इसका जिक्र इस देश के भीतर कई मौकों पर हुआ है। मसलन बहुत दूर मत जाइए, याद कर लीजिए नोटबंदी का दौर। कतारों में खड़े थे, मौत हो गई। यह सरकार को बर्दाश्त नहीं था। सरकार ने अपने तौर पर जांच की, कहा किसी को लू लग गई, किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को कुछ बीमारी थी। लेकिन नोट बदलने के लिए कतार में खड़े होकर मौत हो जाए, ऐसा होता नहीं है। और याद कीजिए तो सरकार ने इस देश में, जब किसान इस देश के 3 काले कानूनों के खिलाफ दिल्ली और दिल्ली की सीमा पर खड़े होकर आंदोलन कर रहे थे, उस वक्त भी कम से कम 250 से 300 लोगों की मौत जब शुरू में हो चुकी थी, सरकार ने माना ही नहीं कि आंदोलन करते हुए कोई मौत हो जाए। और यही वजह है कि जब आखिर में तकरीबन 750 लोगों का यानी किसानों का आंकड़ा जब जारी किया गया, तो उसके बाद सरकार ने चुप्पी थाम ली और प्रधानमंत्री मोदी ने आकर कहा गलती हो गई, समझा नहीं पाए, इसीलिए आंदोलन कर रहे थे, अब आगे से समझा देंगे। यह डेड शब्द बड़ा भयावह होता है। और इसीलिए तो जैसे ही डेड इकोनॉमी का जिक्र हो गया, हड़कंप मच गया। कहा अमेरिकी राष्ट्रपति ने था, मोहर अपने तौर पर लगाई विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने। लेकिन इस देश की पूरी संसद, सांसद, तमाम रईस, तमाम बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कोई मानने को तैयार ही नहीं कि दरअसल डेड इकोनॉमी हो सकती है क्या। यह अलग मसला है। इस दौर में डेड डेमोक्रेसी का सवाल भी बड़ा हो चला है। और वह भी संसद के परिसर में विपक्ष के नेता ने खुले तौर पर कहा कि जिस देश में चुनाव आयोग वोट को लूटने लग जाए सत्ता के लिए, तो फिर डेमोक्रेसी कहां बचेगी। जिक्र जैसे ही डेड का होगा, संकट तो होगा। शायद इसीलिए हमें लगता है समझना होगा बीते 11 वर्षों में ऐसा क्या हो गया और मौजूदा वक्त की परिस्थिति ऐसी कैसी है जहां पर डेड इकोनॉमी का जिक्र हो रहा है, डेड डेमोक्रेसी का जिक्र हो रहा है और इस देश में भूख से कोई नहीं मरता है। इसका खुले तौर पर ऐलान हर विधानसभा से लेकर संसद तक करने और कहने से चूकती नहीं है, बावजूद इसके कि 5 किलो मुफ्त में अनाज देना जरूरी हो गया है। अन्यथा लोगों की इतनी आय नहीं, इतनी कमाई नहीं, और हम उस कमाई के लिए कोई रोजगार दे पाने की स्थिति में नहीं। यहां तक कि मनरेगा में भी काम के दिन 100 निर्धारित किए गए, घटते 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 एवरेज 36 से 37 दिनों पर आकर टिक चुके हैं। कई राज्यों में तो यह लगभग 24 दिनों पर आकर टिक चुके हैं। बजट कितना दिया जाए, कैसे दिया जाए, सब कुछ सामने है, लेकिन इकोनॉमी डेड नहीं है। और यह सवाल जब जब जिस जिस से पूछा जाता है, वो कहेगा इस देश में जो लोग इकोनॉमी को समझते हैं, इकोनॉमी से जुड़े हैं, उनके लिए यह डेड कैसे हो सकता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं इस देश के भीतर में इस देश के रईसों के नाम इस देश के सरकारी बैंकों के जरिए तकरीबन 16.5 लाख करोड़, और अगर उसमें कोऑपरेटिव्स, फॉरेन बैंक, प्राइवेट बैंक सबको मिला दीजिएगा तो 25 लाख करोड़ से ज्यादा जो विलफुल डिफॉल्टर हैं उनको माफ कर दिया गया। यानी 11 बरस का जब आप आंकड़ा निकालना शुरू कीजिएगा तो आपको लगेगा अच्छा, हर बरस 2 लाख करोड़ से ज्यादा इस देश में रिजर्व बैंक और रिजर्व बैंक के अधीन तमाम बैंक माफ कर देते हैं। उसको विलफुल डिफॉल्टर कहते हैं और दूसरी तरफ रिटर्न ऑफ कहते हैं।
सरकार पैसे की भरपाई कर देती है, बैंक की किताब ठीक हो जाती है। और उनकी तादाद कितनी है, यह सवाल आपके जहन में होना चाहिए। अगला सवाल यह भी होना चाहिए, इस देश के भीतर जो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज, बीच बीच में चना, कभी कभी सरसों भी यानी सरसों का तेल भी, यह सब की जो व्यवस्था करा दी जाती है, इसका एवरेज कितना बैठता होगा हर बरस? जो हर बरस इस देश के रईसों का कर्ज माफ किया गया, उससे कम पैसे में इस देश के गरीब अपना पेट भर लेते हैं सरकार की नजर में, अन्यथा मुश्किल हो जाएगी तो अनाज तो देना ही होगा। और कोविड के काल से जो शुरू हुआ मार्च 2020 से, अब वो कब तक चलेगा और कोई सरकार कैसे वापस ले पाएगी इसे, यह मुश्किल इसलिए है क्योंकि इस देश की इकोनॉमी चरमरा चुकी है, चंद हाथों में सिमट चुकी है। आप सोचेंगे कैसे सिमट चुकी है? हमें लगता है सरकार के ही तथ्यों को आज सामने रखा जाए, लेकिन उससे पहले यह आवाज कल की है जब राहुल गांधी ने कहा, और मीडिया भी भरोसा नहीं कर पा रहा है कि इकोनॉमी डेड हो गई है, क्योंकि मीडिया की अपनी इकोनॉमी जिस तर्ज पर चलती है वह भी सरकार दे रही है। इस देश का बाजार उसका विज्ञापन उसे नहीं देता है, बल्कि सरकार का प्रचार प्रसार ही विज्ञापन की शक्ल में आकर मीडिया की झोली भर देता है। तो उसके लिए इकोनॉमी डेड कैसे हो सकती है? लेकिन कल की बात है, पहले छोटा सा हिस्सा सुनिए, तब उसको समझा दिया जाएगा। इट इज अ डेड इकोनॉमी। आर यू पीपल नॉट अवेयर ऑफ दिस? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी, और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किए। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? दरअसल अडानी एक प्रतीक है भारत की अर्थव्यवस्था में कॉरपोरेट के चेहरे के तौर पर। लेकिन वो चेहरा है या मुखौटा है, यह भी एक सवाल है, क्योंकि भारत की राजनीति में जो चेहरा है वही असल में हर चेहरे के साथ नजर आता है जहां जहां इकोनॉमी का जिक्र होता है। चूंकि आखिरी लाइन राहुल गांधी ने अडानी का जिक्र किया, तो हमें लगता है आपको जानना चाहिए। 2014 में अडानी की जो नेटवर्थ थी, जो फोर्ब्स की लिस्ट जारी होती है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, जिसमें रईसों के नेटवर्थ का जिक्र होता है, उस लिस्ट के मुताबिक यानी फोर्ब्स की लिस्ट के मुताबिक 2014 में अडानी की नेटवर्थ थी $7.1 बिलियन। 7.1 बिलियन डॉलर यानी लगभग 62,116 करोड़, यानी 62,000 करोड़ के लगभग। 2025 में अगर आज फोर्ब्स की लिस्ट आप देखोगे तो अडानी की संपत्ति 7.1 बिलियन डॉलर से बढ़कर दुगनी हो गई, तिगुनी हो गई, चौगुनी हो गई, पांचगुनी हो गई, छहगुनी हो गई, सातगुनी हो गई, आठगुनी हो गई। खुद जोड़िए, क्योंकि आज की तारीख में यह संपत्ति 756.3 बिलियन डॉलर है। 7.1 बिलियन डॉलर से 56.3 बिलियन डॉलर, ये 11 साल का सफर है। यानी रुपए में कन्वर्ट कीजिएगा तो 2014 में 62,000 करोड़, 62,000 करोड़, जो आज की तारीख में बढ़कर 4,92,000 करोड़, एक्यूरेट चाहते हैं तो 4,92,255 करोड़। जी, यकीनी तौर पर 8 गुना से ज्यादा ही हो गई। इस देश की जीडीपी यानी ओवरऑल इस देश में जो काम हो रहा है, और जो सरकार तमगा लगाकर घूम रही है कि देखिए हम दुनिया में चौथी बड़ी इकोनॉमी हो गए, अब आने वाले वक्त में तीसरी बड़ी इकोनॉमी हो जाएंगे। 2014 में भारत की जीडीपी 2.07 ट्रिलियन डॉलर थी, जो सरकार के मौजूदा आंकड़े, जो सरकार के डॉक्यूमेंट है अभी की तुरंत के बतला रहे हैं आपको, 4.19 ट्रिलियन डॉलर, यानी जीडीपी और जीडीपी के भीतर कॉरपोरेट का योगदान। अडानी का थोड़ी देर के लिए मानिए कि अगर एवरेज भी बैठाते हैं तो इस देश में जीडीपी दुगनी होती है 11 साल में, 2.07 ट्रिलियन डॉलर से
$4.19 ट्रिलियन। लेकिन अगर दूसरी तरफ 62,000 करोड़ 4,92,000 करोड़ में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इस देश के टॉप 100 कॉरपोरेट्स जिनकी जो रकम थी एवरेज निकालिएगा तो उसमें तकरीबन 300% का इजाफा आपको इस देश के कॉरपोरेट की संपत्ति में नजर आएगा। और 100 गुना, दुगना को 100 गुना मान लीजिए एक क्षण के लिए। अब आप सोचिए कि कॉरपोरेट की पूंजी भारत की जीडीपी में कितना बड़ा योगदान देती है। यहां पर आप यह मत पूछिएगा कि दरअसल प्रति व्यक्ति आय कितने गुना बढ़ गई। मुश्किल सवाल इसलिए है क्योंकि जिस वक्त भारत में प्रति व्यक्ति आय 80,000 थी, 90,000 थी, उस वक्त फ्री का अनाज नहीं मिलता था। और जो अनाज जिस तरीके से मिल रहा है और इस देश में जो वेलफेयर स्कीम लागू है, कुछ लोग कहते हैं भारत की इकोनॉमी डेड इसलिए नहीं है क्योंकि भारत के ऊपर जब जब अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए उस दौर में भारत की जीडीपी बढ़ती चली गई और ग्रोथ रेट 7 पॉइंट से भी ऊपर चलता चला गया। लेकिन आज की तारीख में यह संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है क्योंकि मोदी काल ने कमाल का खेल किया। उसने इस देश के भीतर में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहिए या इनफॉर्मल सेक्टर कहिए, उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया, जिसमें इस देश के 90% लोग जुड़े हैं। यानी 90% वर्कफोर्स जिस इनफॉर्मल सेक्टर से जुड़ा है, वहां पर नोटबंदी के बाद की परिस्थितियों ने सब कुछ तबाह कर दिया। उसके बाद उसके ठीक ऊपर की परिस्थिति जो एमएसएमई और छोटे व्यापारियों से जुड़ी थी, उसमें चमकता हुआ दाग जीएसटी ने लगा दिया और स्थिति नाजुक होती चली गई। और भारत के भीतर टैक्स के आश्रय जो कमाई होती है वही भारत का असल में बजट बन जाता है, यह बात निकलकर आने लग गई। यानी मनमोहन काल का दौर हो, यानी उस दौर में चले जाइए जब दुनिया में मंदी आई थी, या उस दौर में चले जाइए जब सोना गिरवी रखा गया था, भारत में एक पैरेलल इकोनॉमी इनफॉर्मल सेक्टर के आश्रय चलती थी, एग्रीकल्चर के आश्रय चलती थी। लेकिन सब कुछ इस दौर में तबाह हुआ। और मुश्किल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के काल में जो पूरा डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो वेस्टर्न कंट्रीज, पश्चिमी देश और अमेरिकी इकोनॉमी के आश्रय ही आगे बढ़ने की दिशा में चलता चला गया। यानी पूरी निर्भरता हो गई। अब जो लोग ये सोचते हैं कि दरअसल अमेरिका से दो दो हाथ कर लिए जाएं, पार्लियामेंट के भीतर भी भाषण दे दिया गया कि आप डोनाल्ड को चाहते हैं या तो मैकडोनाल्ड को बंद कर दीजिए, यानी नहीं चाहते हैं तो बंद कर दीजिए। हमारी टीम ने इस पर काम किया और कहा देखिए ऐसा इस देश की हालत और इकोनॉमी को थोड़ा समझ लीजिए। इस देश की इकोनॉमी और हालत की परिस्थिति यह है कि भारत की निर्भरता चीन के उत्पाद प्रोडक्ट को लेकर और रॉ मटेरियल को लेकर है, अन्यथा भारत में लगभग 62% इंडस्ट्रीज बैठ जाएगी। और जो अमेरिका की कंपनी है भारत के भीतर में, एक दो नहीं, 2 दर्जन नहीं, 2.5 दर्जन से ज्यादा कंपनी, यानी 30 से ज्यादा कंपनियां हैं, उन्होंने भारत के भीतर 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रखा है। आप कहेंगे अच्छा इतना दे रखा है? इतना नहीं, इस 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार के पैरेलल में 7 लाख लोग तो ऐसे हैं जो कि हायर पोजीशन पे भारत में ही बैठे हैं। नाम सुनना चाहते हैं? एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, अमेजन, वीसा, क्लाउड, मेटा, इंटेल, ऑर्कल, नेविडा, अल्फाबेट, वॉलमार्ट, मास्टरकार्ड, अब टेस्ला भी आ गया है, जेपी मॉर्गन, एक्सन मोबाइल, जॉनसन एंड जॉनसन, होम डिपोट, शेवरॉन, सिस्को सिस्टम, फोर्ड, कोका कोला, पेप्सिको, प्फिजर, मैकडोनाल्ड, नाइक, क्वालकॉम, जी। कंपनियों की फेरिस्त और लंबी है। और 1 करोड़ से ज्यादा का मतलब है कि जो जानकारी हमारी टीम दे रही है, इस कंपनियों से जुड़े हुए देश के भीतर रोजगार जो है वो तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख है और 7 लाख डायरेक्ट सीनियर लेवल पर नियुक्तियां हैं। भारत की इकोनॉमी डेड नहीं है। भारत की इकोनॉमी इस दौर में
उस बाजार पर टिका दी गई जो बाजार अब आपसे दो दो हाथ करने को तैयार है। और आप कह रहे हैं जी नहीं, हम स्वावलंबी हो जाएंगे, हमारी इकोनॉमी बढ़ जाएगी। दूसरी बड़ी परिस्थिति यह है कि जिन कॉरपोरेट्स का जिक्र हम कर रहे हैं, उन कॉरपोरेट की हिस्सेदारी और उनका बैंकों से लिया गया लोन अगर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आप घटाना शुरू कर दें, जो डेवलप स्टेट या भी वेस्टर्न के जो स्टेट है, जो नाटो कंट्रीज है और जो अमेरिकन बैंक्स हैं, तो एक झटके में भारत की तमाम कंपनियां और उनकी संपत्ति सीज हो जाएगी। सीज होने का मतलब यह है कि प्रतिबंध अमेरिका ने लगाया है, डेड इकोनॉमी अमेरिका ने कहा है। और यह सवाल वाकई बड़ा है कि अगर भारत अपने तौर पर खड़ा होना चाहता है तो एक क्षण के लिए कच्चे तेल का जिक्र कर लीजिए। कच्चा तेल शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत हुई थी 14 जुलाई को अमेरिका ने भारत को धमकी दी थी, अगर आप रूस से तेल लेते रहेंगे तो 300% टैक्स लगा देंगे। यूएस के सीनेटर्स और कांग्रेस पर्सन्स का कहना था 300 मत लगाइए, 500 लगा दीजिए। बात होती चली गई और 6 दिनों के बाद 20 जुलाई को यूरोपीय यूनियन ने नायरा एनर्जी लिमिटेड पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद अमेरिका ने 6 और कंपनियों पर लगभग 48 घंटे पहले प्रतिबंध लगा दिया। अगला सवाल यह था कि भारत की जो कंपनियां हैं उसमें खास तौर पर कच्चा तेल खरीदने के लिए नायरा के बाद रिलायंस आता है। और रिलायंस जितनी बड़ी तादाद में, जो रिलायंस जामनगर प्रोसेसर है, जितनी बड़ी तादाद में नौकरियां दिए हुए, जितनी बड़ी तादाद में कच्चा तेल खरीदता है, अगर उस पर प्रतिबंध लगा तो कितने लोगों की दुकान बंद होगी कि उससे जुड़ी हुई सब्सिडरी का एक पूरा चक्कर है। अगला सवाल एक और है, भारत की सरकारी कंपनियां भी तो हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, मैंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, सभी ले रहे थे। झटका ऐसा लगा कि बीते एक हफ्ते से, यानी बीते 7 दिनों से सभी ने रूस से जो ले रहे थे तेल उस पर उंगली दबा दी, पॉज की, और ये चले गए आबू धाबी के मुरवान क्रूड और पश्चिमी अफ्रीका से तेल लेने लगे। और भारत में हर दिन लगभग 51 लाख बैरल कच्चा तेल आता है। एक झटके में स्थिति नाजुक हो गई। अब एक क्षण के लिए अपने आप को रिवर्स में ले जाइए और सोचना शुरू कीजिए, जब पहली बार यूरोपीय यूनियन, नाटो कंट्रीज, अमेरिका ने चिताया था रूस से तेल ना लें, उस वक्त बकायदा भारत के विदेश मंत्री जयशंकर यूरोपीय यूनियन के देशों में भी घूम घूम कर कह रहे थे कि हम अपने आप को पहले देखते हैं, हमारी जो जरूरत होगी। और चूंकि रूस 30% छूट के साथ तेल दे रहा था तो हम लेते रहे। अब सवाल है कि अब क्यों हम डामाडोल हो गए और शिफ्ट क्यों हो गए, और स्थिति इतनी नाजुक हो गई कि उस पर कोई कमेंट करने से भी बच रहा है। आज ही एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के प्रवक्ता जो हैं वो सामने आए, उनसे यह सवाल पूछा गया कि ये कंपनियों ने तेल लेना बंद कर दिया है क्या? प्रवक्ता रणधीर जायसवाल हैं। उन्होंने शुरू में कहा नो कमेंट, और उसके बाद उन्होंने कहा देखिए ऐसा है, जो वैश्विक स्थिति बनती है, यानी जियोपॉलिटिक्स जो होता है, उसको ध्यान में रखना पड़ता है, लेकिन हम इस पे कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि ये कोई विशेष जानकारी हमारे पास नहीं है। सुनिए जरा उनकी बात। तक ऊर्जा ज़रूरतों की सोर्सिंग की बात होती है, उस पे हमारा जो ब्रॉड अप्रोच, मतलब जो हमारा अप्रोच और रवैया है, उससे आप भली भांति अवगत हैं कि जो बाज़ार में, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो तेल मिलता है, किस भाव पे मिलता है, और उस समय या इस समय जो भी वैश्विक माहौल है, इसको लेके हम इस पे निर्णय करते हैं। ऑन दी अदर क्वेश्चन अबाउट proposed oil sale, etc. Look, I would say that I have no comments to offer in this particular matter. भारत के तेल मंत्री जो हैं वो पहले ब्यूरोक्रेट थे, पुरी साहब, और भारत के विदेश मंत्री हैं, यह भी पुराने ब्यूरोक्रेट रहे हैं, जयशंकर साहब। और इस वक्त जो एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, डोभाल साहब, वह भी पुराने ब्यूरोक्रेट हैं। और एक चीज तो हर कोई जानता है कि इस देश के भीतर में नौकरशाही या ब्यूरोक्रेट, उसका काम सिर्फ और सिर्फ अपने डिफेंस के लिए काम करना होता है, वह किसी को चैलेंज नहीं कर सकता है। हमारी नौकरशाही हर महीने के बाद
वेतन चाहती है और उसी के लिए जीती मरती है। इसीलिए उसमें किसी को चैलेंज करने की स्थिति नहीं होती है और शायद इसीलिए लोकसभा और राज्यसभा के भीतर जो भाषण दिया गया देश के विदेश मंत्री के जरिए, उसको ध्यान से सुनिएगा, तब आप समझ पाएंगे कि दरअसल वो एक ब्यूरोक्रेट का भाषण है जो अपनी गद्दी, अपनी नौकरी को बचा रहा है। पॉलिटिशियन अगर विदेश मंत्री होता है तो वो चैलेंज लेता है, चैलेंज देता है। प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द जो पूरी नौकरशाही है वह सिर्फ डिफेंस का खेल खेलती है और प्राइम मिनिस्टर को बोलती है आप बहुत शानदार आदमी हैं, आपका हर निर्णय बड़ा ठोस निर्णय है, आप जो मुस्कुराते हैं, जो हंसते हैं, जो गले मिल जाते हैं, कमाल की चीज है। इकोनॉमी तो इससे संभलेगी नहीं और शायद इसीलिए धीरे धीरे वो ऊपर से उतरते उतरते नीचे चला गया। नीचे जाने का मतलब है उसके दायरे में इलेक्शन कमीशन भी आ गया, उससे पहले ईडी भी आया था। ईडी को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और पार्लियामेंट के भीतर सरकार का जवाब दोनों बतला देते हैं कि दरअसल ईडी एक पॉलिटिकल हथियार है और कुछ भी नहीं है। तो नौकरशाही अपना काम छोड़ दे और रिटायरमेंट के बाद इस देश को चलाने लगे, क्या होगा? जो होगा वो आंखों के सामने इसलिए है क्योंकि हमने इकोनॉमी के डेड होने से सवाल खड़ा किया था। हम आपको एक आंकड़ा देते हैं जिससे आपके सामने और चीजें साफ होंगी। 2024 में, पिछले बरस, इस देश में जो 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया गया, उसका कुल बजट जो सरकार ने निकाला वह 1,70,000 करोड़ का था और 2024 में इस देश के 2,664 लोगों ने जो बैंक से कर्ज नहीं लौटाया और खुद को विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया, उसकी एवज में उनकी जो माफी हुई वह 1,96,441 करोड़। 2,664 लोगों के लिए लगभग 2 लाख करोड़ और 80 करोड़ लोगों के भोजन के लिए 1,70,000 करोड़। इकोनॉमी डेड नहीं है और इकोनॉमी जब डेड नहीं होगी और आप नहीं मानेंगे तो फिर उसकी क्षतिपूर्ति आप इस देश की डेमोक्रेसी से करेंगे और डेमोक्रेसी कहीं डेड ना हो जाए ऐसी सिचुएशन आने लगेगी। और शायद इसीलिए डेड इकोनॉमी के बाद डेड डेमोक्रेसी का सवाल आज राहुल गांधी ने खड़ा कर दिया। हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। और मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। असल में ये दोनों परिस्थितियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है कि डेड इकोनॉमी का होना और डेड डेमोक्रेसी का होना। क्योंकि भारत में चुनाव जीतने का मतलब यह होता है कि जनता ने हमारी डेड इकोनॉमी पर भी मुहर लगा के कह दिया ये डेड नहीं है। जिस तरीके से एक वक्त झारखंड में एक बेटी भूख से मर गई, वहां की सत्ता में और वहां के जो एमएलए थे वो चुनाव जीत गए, उन्होंने कहा देखिए भूख से नहीं मरी थी। यह बात उत्तर प्रदेश में भी हुई थी। यानी इस देश के भीतर में चुनाव जीतना हर उस बात पर मोहर है जो कि साइंटिफिक तरीके से, इंटेलेक्चुअली और जानकारी के तौर पर, अगर वो फैक्ट के तौर पर भी मजबूत है तो भी मायने नहीं रख सकती है। जैसे नोटबंदी हमने सही किया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मायने नहीं रखता है वो क्या बोले नहीं बोले। जीएसटी सही किया, क्या बोले नहीं बोले। इस दौर में इलेक्ट्रल बॉन्ड सही किया, क्या हुआ नहीं हुआ। 16,000 करोड़ रुपए किन कंपनियों ने दिया, उन कंपनियों ने क्यों दे दिए, ये तमाम सवाल बेमानी है। आखिर में तय होता है डेमोक्रेसी जिंदा है ना। और अगर डेमोक्रेसी ही डेड हो गई और उसमें इस देश की मीडिया ने सवाल पूछना बंद कर दिया, जो इस वक्त की हकीकत है। क्योंकि सोचिए कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता और अमेरिका के साथ ऐसे रिश्ते होते तो कल से आज तक
प्रधानमंत्री को निकल कर बयान देना पड़ जाता, लेकिन प्रधानमंत्री को तो राज्यसभा में भी ना आने की जरूरत पड़ गई और वो राज्यसभा में भी नहीं गए, जहां पर उनको जाना चाहिए प्रोटोकॉल के लिहाज से। जब ऑपरेशन सिंदूर पर बहस चल रही थी, तब सवाल तो कई हो सकते हैं, एक के बाद एक कड़ियां कैसे सरकार अपने हक में जोड़ती है, और उसके बाद इकोनॉमी का डेड होना, डेमोक्रेसी का डेड होना, तो पूरे सिस्टम का डेड होना, यह एक नई परिस्थिति में चीजें आकर खड़ी होती है। और शायद इसीलिए देश के संसदीय मंत्री किरण रिजिजू क्या कहते हैं, इस तरह का ये तो सिर्फ बचपना ही नहीं, ये तो बहुत खतरनाक है। संवैधानिक व्यवस्था को चैलेंज करना, मतलब डिसक्रेडिट करने के लिए चुने हुए सरकार को, संवैधानिक संस्था को डिसक्रेडिट करने के लिए मैलिशियस कैंपेन जो चला रहा है, ये भारत के लोकतंत्र पर हमला है। मुश्किल यही है, देश के प्रधानमंत्री को आप देश मान लीजिए और उसके बाद प्रधानमंत्री से कोई सवाल करे या कटघरे में खड़ा करे तो आप कहें कि दरअसल ये देश को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है। और शायद इसीलिए सरकार का रुख इस वक्त कह रहे हैं नहीं नहीं, ये चुनौतीपूर्ण तो है। और कल की जो मीटिंग हुई उसमें जो बात निकल कर आई, उसमें सस्ती ऊर्जा भी चाहिए, यानी कच्चा तेल भी सस्ता चाहिए, पश्चिमी प्रतिबंधों का पालन भी करना है। दोनों एक साथ कैसे चलेगा, तो उसका नजर आ गया असर। जो रुख है वो सावधानी का भी रखिए, संतुलन भी बनाए रखिए, बातचीत भी करते रहिए, नए नए रास्ते भी खोजते चले जाइए। इन तमाम परिस्थितियों के बीच से गुजरते गुजरते आखिर में आपकी हथेली पे क्या आएगा? डेमोक्रेसी, सिस्टम, इकोनॉमी डेड। इकोनॉमी डेड का मतलब यह है कि दरअसल 2014 में जब मोदी सरकार बनी थी, उस समय भारत पर कर्ज जो था वो 49 लाख करोड़ का था, 49 लाख करोड़ का कर्ज था, जो बरस दर बरस बढ़ते बढ़ते 50, 100, 150, 200, अब 225, यानी 225 लाख करोड़ का कर्ज हो गया। वही वर्ल्ड बैंक है, वही IMF है, बिना उसके भारत की इकोनॉमी चल नहीं सकती है। और आप अमेरिका से दो दो हाथ करेंगे और आप ये कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी नंबर 3, हम विकसित भारत, और 5 किलो अनाज भी चलेगा, और वेलफेयर स्कीम जितनी भी चल रही है उसका जो भी बजट है, उस बजट का लगभग 40% वर्ल्ड बैंक और IMF का पैसा है, और उसके बाद जो पैसा सरकार दे रही है वह सर्विस सेक्टर का पैसा है। वही सर्विस सेक्टर जिस पर अब चोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद और वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका के साथ बिगड़ते संबंधों के बीच आकर फंस चुकी है। तो सर्विस सेक्टर पर जब आंच आएगी तो उसमें आप राष्ट्रीय हित का जिक्र जब जब करेंगे तो आप किसान और मजदूर का जिक्र तो करेंगे ही, और एग्रीकल्चर और डेयरी के साथ कोई समझौता नहीं होगा, ये तो कहेंगे ही। लेकिन इस देश के भीतर की पूरी इकोनॉमी जिन हाथों में है, उस इकोनॉमी को चलाने और मुनाफा कमाने वालों से संबंध अगर आप अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री से तोड़ देते हैं तो एक झटके में इस देश की अर्थव्यवस्था ही नहीं, सब कुछ कोलैप्स कर जाएगा। क्योंकि हमने इनफॉर्मल सेक्टर खत्म किया, हमने इस दौर में उस पूरी इकोनॉमी को खत्म किया जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी। हमने उसको सीधे तौर पर मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए मंडियों के रिफॉर्म की व्यवस्था शुरू की, उस मंडियों को भी कॉरपोरेट के हवाले करने की दिशा में काम किया। इस देश के भीतर में कॉरपोरेट रिटेल सेक्टर में आया, रिटेल सेक्टर के बाद वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को अपने हाथ में समेटने लगा। इन सभी के धंधे अलग अलग क्षेत्रों में हैं, हवाई जहाज से लेकर किसानी तक, पेट्रो से लेकर एयरपोर्ट तक, सब कुछ तो इनके हाथ में है। और इनका पैसा जो है आखिर में उन्हीं बैंकों के सहारे है। जहां पर प्रतिबंध लगेगा तो वहां सब कुछ सीज कर जाएगा। ठीक वैसे ही जो ईरान के साथ 6 कंपनियों ने जो 2024 में जो भी इथेनॉल खरीदा, जो भी तेल लिया, उसके बाद जो प्रतिबंध लगाया गया और उनसे कहा गया हमारे ट्रेजरी डिपार्टमेंट के पास आइए और माफी मांग लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी के पास जाकर माफी मांगिए, ये नहीं कहा गया कॉरपोरेट और पैसे वालों को, उनको कहा गया अमेरिका आइए, हमारे ट्रेजरी डिपार्टमेंट के पास आइए। तो इकोनॉमी अगर आपके हाथ में है तो आपके हिसाब से कॉरपोरेट को चलना चाहिए,
आपके हिसाब से जैसे इस देश का किसान आप सम्मान निधि देते हैं वैसे चलना चाहिए, लेकिन नहीं। इकोनॉमी जिसके हाथ में है उसके हाथ दिल्ली की सत्ता से नहीं कहीं और से बंधे हुए हैं, क्योंकि वह इस देश की सीमा को अपने नेटवर्थ और अपने मुनाफे से नहीं आंकता है। उस सीमा के बाहर का पूरा बिजनेस उसका मल्टीनेशनल हो चुका है। और इस देश में ऐसी कोई कंपनी नहीं जिसका हेडक्वार्टर दुबई, लंदन या न्यूयॉर्क में ना हो। बचा क्या आपके हाथ में? डेड शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, अन्यथा संकट में आ जाएगा, लोग बौखलाने लगेंगे। लेकिन फैक्ट क्या है? फैक्ट यह है कि इस देश की डेमोक्रेसी और इस देश की इकोनॉमी दोनों से एक बड़े तबके का कोई संवाद हो ही नहीं, ऐसी परिस्थिति बनाकर रख दी गई। और जिन आंकड़ों को लपेटा गया उसमें नौकरशाही ने जमकर सत्तानुकूल आंकड़े पेश करने शुरू किए और मीडिया ने बड़े बड़े अक्षरों में टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाना शुरू कर दिया और सुबह से लेकर रात तक यह चलता रहा। लेकिन अब सवाल तो उस जमीन पर पांव रखने का है जहां दलदल है, डेड नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।